हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आज इस वाले वीडियो के अंदर हम आपके साइकोलॉजी के यानी मनोविज्ञान के जो पिछले जितने भी रीट के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पहले पुटअप हो चुके हैं एग्ज़ाम्स में, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपके आज इस वाले वीडियो के अंदर हम रीट से संबंधित साइकोलॉजी के यानी मनोविज्ञान के कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आगामी परीक्षाओं में आना संभव है, तो उनको ध्यान में रखते हुए आज हम इस वीडियो के अंदर उन क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि और इसके अंदर प्रयास ये करेंगे कि आपको 50 से 60 क्वेश्चंस पर डे यानी हर दिन आपको अवेलेबल कराएं, ताकि आप एग्ज़ाम देने जाएँ उससे पहले आपके साइकोलॉजी के लगभग कम से कम अगर आपके 500 क्वेश्चंस भी अगर हमारे वीडियो से हो जाते हैं, तो उस 500 में से अगर आपके 30 प्रश्न में से अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन भी अगर आपको वहाँ एग्ज़ाम में मिल जाते हैं, तो दोस्तों आप जान सकते हैं उसका कितना बड़ा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, आपका ज़्यादा टाइम जाया नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपका आज का पहला क्वेश्चन है, बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं जब वे, आपका पहला ऑप्शन है ज्ञानी शिक्षक को सुनने में सक्षम हो, दूसरा स्वयं पढ़ने और लिखने का प्रयास करते हो, तीसरा अपने साथियों और सहपाठियों के द्वारा पढ़ाए जाते, तो चौथा आपका किसी वयस्क द्वारा समर्थित छोटे समूह से सीखते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों आपका इसका सही आंसर क्या होगा? आपका इसका सही आंसर होगा दोस्तों फोर्थ, यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जब बच्चे किसी वयस्क द्वारा समर्थित छोटे समूहों में सीखते हैं, यानी कि जब कोई वयस्क अध्यापक है तो वो बच्चों को जब छोटे छोटे समूहों के अंदर बांट देता है, तो बच्चे उससे सबसे ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है ना। ये तो आपको मालूम है, अगर बच्चा समूह के अंदर होगा, छोटे छोटे समूह में बांट देंगे, तो वो अपने समूह से सबसे ज़्यादा, आपको मालूम है, बच्चा करके सीखता है किसी भी काम को। ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि उनको अगर छोटे समूह में बांटोगे तो सबसे ज़्यादा सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, विद्यालय बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा के कारण कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है ना। तो आपका पहला इसका ऑप्शन है अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता, दूसरा होगा आपका पाठ्यचर्या का कठिनाई स्तर, और तीसरा होगा आपका विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता और प्रयासों की, आपका तीसरा होगा दोस्तों, थर्ड होगा दोस्तों आपका विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता और प्रयासों की कमी, और फोर्थ होगा आपका अभिभावकों द्वारा अध्ययन हेतु प्रोत्साहित न किया जाना। तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा? इसका आपका सही आंसर होगा दोस्तों अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता, यानी कि विद्यालय बच्चों में अगर अभिप्रेरणा की, जो निम्न अभिप्रेरणा होती है उनका कारण क्या होता है, यानी कि अगर बच्चों में कोई अभिप्रेरणा की कमी है, मोटिवेशन की कमी है, तो उसका मेन कारण क्या है कि अध्यापकों की जो निम्न संप्रेषण क्षमता, यानी कि अध्यापक जो टीचर्स है उनका बच्चों से कन्वर्जेशन अच्छा नहीं है। दोस्तों क्या होगा इसका दोस्तों, कि बच्चों से कन्वर्जेशन अच्छा नहीं है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालय अनुभवों का सबसे प्रमुख पक्ष क्या है ना। यानी जितने भी अधिगम करता है उनके लिए विद्यालय अनुभव का सबसे बड़ा यानी सबसे प्रथम पक्ष क्या हो सकता है? तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है आपका कक्षा की गतिविधियों का आनंद लेना, और साथ ही अधिगम के जो भी आपके जो काम करते हैं तो उनके आनंद लेना। दूसरा आपका विभिन्न अकादमिक जो आपके विषयों में उच्च अंक प्राप्त करना, और तीसरा आपका उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन यापन तथा अपनी देखभाल करना, और चौथा आपका समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आपका समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना। ठीक है ना। यानी कि जितने भी अधिगम करता हूँ उनके लिए विद्यालय अनुभव का सबसे बड़ा प्रमुख जो प्रशिक्षण कौन सा पक्ष में आता है, कि दूसरों के साथ अनुशासित रहना। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अच्छा शिक्षण है। ठीक है ना। अच्छा शिक्षण आप किसको माने जाएंगे? तो इसके अंदर आपका पहला ऑप्शन है अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित करना तथा विद्यार्थियों को अधिक गति से कार्य करने तो स्वतंत्रता देना। दूसरा हो गया आपका विद्यार्थियों के अध्ययन की योजना बनाना और उसके अनुरूप उसका जो अनुसरण है उसको सुनिश्चित करना। और या फिर आप यूँ कह लीजिए तीसरा हो जाएगा आपका भावी व्यवसायों हेतु अभिप्रेरित करना, और चौथा हो जाएगा आपका प्रत्येक को व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध कराना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका दोस्तों अधिगम संसाधनों को, यानी कि इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा कि अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित करना तथा विद्यार्थियों को उनकी अधिक गति से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता, अपनी गति से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता प्रदान करना। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका पांचवा, विभिन्न प्रजातियों में शारीरिक अंतर का कारण क्या है। विभिन्न जो प्रजातियां होती हैं उनमें शारीरिक अंतर का कारण क्या क्या हो सकता है दोस्तों। आपका पहला ऑप्शन है पर्यावरण, दूसरा वातावरण, तीसरा वंशानुक्रम, चौथा आनुवंशिक। तो दोस्तों पर्यावरण जो प्रजातियां होती हैं उनमें शारीरिक अंतर का कारण क्या हो सकता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका वातावरण। यानी कि अलग अलग जगह का अलग अलग एनवायरनमेंट होता है, इसलिए उनके शारीरिक जो है अंतर आ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कक्षा कक्ष में एक बालक उसी छात्र की सहायता करने के अनुसार नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है ना। यानी कि मैं एक बार इसका आपका पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। देखो, कक्षा कक्ष में एक बालक उसी छात्र की सहायता करना अपना नैतिक कर्तव्य समझता है जो कि उसकी सहायता करता है। तो कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है ये, कोलबर्ग के अनुसार बताना दोस्तों आपको नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है। तो दोस्तों आपके नैतिक विकास की कौन सी अवस्था होगी, ये होगी दोस्तों आपकी नव आत्म केंद्रिता की अवस्था। तो कौन सी अवस्था, नवात्म केंद्रिता की आपकी इसकी अवस्था होगी। यानी इसका कौन सा आंसर क्या होगा दोस्तों, सेकंड इसका सही आंसर रहने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन, निरीक्षण द्वारा सीखने की प्रक्रिया में छात्रों के समक्ष प्रदर्शन किया जाए, है ना। यानी कि निरीक्षण द्वारा जब सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें छात्रों के समक्ष प्रदर्शन किया जाए। वस्तु में चित्र का, संकेतों का, मूर्त वस्तु के बारे में बनता, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका मूर्त वस्तु का, ठीक है ना। यानी कि निरीक्षण द्वारा जब सीखने की प्रक्रिया अगर छात्रों के समक्ष अगर प्रदर्शन की जा रही है तो उसमें के मूर्त वस्तु उसके सामने अगर होगी तो उनको देखकर जो प्रशिक्षण लेगा उनको देखकर वो अधिक निरीक्षण द्वारा अधिक सीख सकेगा, ठीक है ना। यानी थर्ड इसका आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा कक्ष में बालक केंद्रित शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप शिक्षक की श्रेष्ठ भूमिका मानी जाती है। शिक्षक की श्रेष्ठ भूमिका कब मानी जाती है दोस्तों, सहयोगी के रूप में, सुविधादाता के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में, निरीक्षक के रूप में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आपका, सुविधाता के रूप में। यानी कि जब एक शिक्षक सुविधा के रूप में काम कर रहे हैं बच्चों के लिए तो उसकी जो भूमिका एक अच्छे शिक्षक के रूप में मानी जाएगी, यानी श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में उसकी भूमिका मानी जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, प्राथमिक विद्यालय में 60 से 90 छात्रों पर अध्यापक होंगे। यानी कि प्राथमिक विद्यालय अगर कहीं पे तो उसमें 60 से 90 छात्रों पर कितने अध्यापक होने चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आपका, 3 अध्यापक होने चाहिए दोस्तों। कितने अध्यापक, 3। यानी कि इसका फर्स्ट आंसर जो फर्स्ट ऑप्शन आपका वो करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, किस अवस्था में दूसरों के प्रति विद्वेष अस्थायी होता है। यानी कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें दूसरों के प्रति विद्वेष जो है जो होता है वो अस्थायी होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उसका क्या होगा, बाल्य अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर जो विद्वेष होता है वो अस्थायी होता है, यानी कि आता जाता रहता है एक तरह से मान लीजिए, है ना। यानी कि क्या हो सकता है दोस्तों, जो द्वेष होता है वो अस्थायी होता है दोस्तों। कौन सा होगा दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आपका, बाल्य अवस्था इसका सही आंसर रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट किस परीक्षण द्वारा बुद्धि, अभिरुचि, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व की विशेषताओं के आधार पर व्यक्ति का क्रम निर्धारित किया जाता है। यानी कि किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका क्रम सूचक परिमाप के अनुसार दोस्तों। किसके अनुसार, क्रम सूचक परिमाप के अनुसार निर्धारित किया जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैल एडजस्टमेंट शब्द का निर्माण अंग्रेजी के 2 वाक्यों के मिलने से हुआ है, वे शब्द कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये तो आप कॉमन सेंस से भी इसका आंसर बता सकते हैं। इसका सही आंसर होना चाहिए दोस्तों आपका मल प्लस एडजस्टमेंट, 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसमें मल अलग है और एडजस्टमेंट अलग है। तो एडजस्टमेंट अपने आप में खुद वाक्य और मल जो है वो भी अपने आप में एक मान लीजिए अर्थपूर्ण वाक्य हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यवहार जो सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध बालकों द्वारा किया जाता है वो कौन सा व्यवहार कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों वो जो आपका व्यवहार कहलाएगा वो आपका कहलाएगा बाल अपराध व्यवहार कहलाएगा, क्योंकि जो व्यवहार या सामाजिक नियमों कानूनों के विरुद्ध बालकों द्वारा किया जाता है तो वो बालक अपराध कहला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, बाल अपराध की वह विधि जिसमें बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाया जाता है वह कौन सी अवस्था है।
यानी कि बाल अपराध की जो जो विधि होती है उसमें बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सामाजिक वातावरण में परिवर्तन अगर लाया जाता है तो वो कौन सा परिवर्तन होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका वातावरणात्मक विधि के अंदर, है ना। यानी किस विधि के द्वारा? वातावरणात्मक, यानी कि जिस वातावरण में रहेगा वो उसी प्रकार के, अगर अच्छे वातावरण में रहेगा तो अच्छा परिवर्तन आएगा, बेकार वातावरण में रहेगा तो बेकार परिवर्तन आएगा, ठीक है ना दोस्तों। वही वाला इसके अंदर हिसाब रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका दोस्तों। 17वां क्वेश्चन है आपका। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य मानसिक पिछड़ेपन वाले बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है दोस्तों? ये दोस्तों ध्यान रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका 25 से 50 के मध्य जो सामान्य जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू लेवल होता है, ठीक है। वेस्ले के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की न्यूनतम बुद्धिलब्धि कितनी होनी चाहिए? यानी कि जो न्यूनतम बुद्धिलब्धि, न्यूनतम आईक्यू लेवल आपके दिमाग का कितना होना चाहिए एक प्रतिभाशाली बालक के अनुसार? वेस्ले ने कहा है ये, तो इसके अनुसार कौन सा होगा दोस्तों? 110, ठीक है ना। और ये परिभाषा इसी के अंदर क्रोबी जो है वो भी 110 बताते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सीमांत मानसिक पिछड़ापन वाले बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होगी? यानी कि जो सीमांत, यानी कि कुछ हद तक मानसिक पिछड़ापन वाले जो बालक है उनकी बुद्धिलब्धि, उनका आईक्यू लेवल कितना होने वाला है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों आपका 70 से 90 के बीच इनका आईक्यू लेवल होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति को संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने हेतु विधि है। यानी अगर किसी का, अगर आपको पर्सनैलिटी अगर जज करनी है ना, यानी कि मेजरमेंट करना, पर्सनैलिटी मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए व्यक्ति को संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने हेतु को अगर पूरी सूचना अगर आपको चाहिए तो कौन सी विधि के द्वारा आप इसकी पूरी सूचना ले सकते हैं? तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा आपका व्यक्ति इतिहास, यानी कि उस व्यक्ति के बारे में प्राचीन जो पहले जो उसके बारे में इतिहास रह चुका है वो ढूंढ के निकालिए, यानी पूरी हिस्ट्री। यानी कि जैसे आप भी बोल सकते हैं कि जब किसी अंडरवर्ल्ड के किलर को मारा जाता है तो उसको मारने से पहले उसकी सारी हिस्ट्री खोज दी जाती है, वैसे ही ये मान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। कुछ बालक पुस्तकीय ज्ञान जल्दी सीख लेते हैं तो कुछ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में कुशल होते हैं। यह विभेद क्या कहलाता है दोस्तों? ये तो आपको ही मालूम होगा। ये अगर इस तरह का कोई विभेद आता है तो सीखने का विभेद कहलाता है, क्योंकि हर बालक के अपने अपने सीखने का अलग अलग तरीका होता है। कोई बुद्धि में कोई जल्दी सीख लेता है, कोई किसी चीज़ को लेट कैप्चर करता है। तो ये जो इसका सही आंसर होगा सीखने का भेद आपका फर्स्ट इसका ऑप्शन आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय क्या है? यानी प्राथमिक कक्षा के अगर कोई विद्यार्थी, अगर उनको आप मोटिवेट करना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो उसका सर्वोत्तम उपाय क्या होगा दोस्तों? उसका सर्वोत्तम उपाय हो सकता है आपका नवाचारों का प्रयोग करना है। यानी कि कोई नई नई चीज़ें आप अगर उनके सामने ट्राई कर रहे हैं तो वो एक तरह से उनको मोटिवेट करता है कोई चीज़ सीखने के लिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारत जैसे देश में व्यक्तियों का व्यवहार निम्नलिखित में से किस अभिप्रेरक से अधिक नियंत्रित होता है ना। यानी कि अगर व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति, उनका जो व्यवहार है तो सर्वाधिक किस चीज़ से नियंत्रित होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों आपका दैहिक आवश्यकता है, ठीक है। दैहिक आवश्यकता ऐसी आवश्यकता है जिससे जो व्यक्ति है जो उसके अभिप्रेरक जो उसको नियंत्रित होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका विशिष्ट अधिगम स्थानांतरण सामान्य अधिगम स्थानांतरण की तुलना में अधिक होता है। ये बात तो ये कैसा होता है? जो अधिगम का जो स्थानांतरण वो कैसा होता है? यानी कि विशिष्ट अधिगम स्थानांतरण से अगर आप सामान्य अधिगम स्थानांतरण में आ रहे हो तो उसकी तुलना में जो अधिगम वो कैसा होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला दोस्तों? जो होगा सर्वमान्य होगा, यानी कि सभी जगह एप्लीकेबल होगा। लेमार्क ने वंशक्रम के किस नियम को अस्वीकार करते हुए कहा है कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त की जा, व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में, ये अगर दोस्तों इसका सही क्वेश्चन पूरा पढ़िए वापस, एक बार हम वापस पढ़ने का प्रयास करते हैं इसमें पूरा क्वेश्चन। लेमार्क ने वंशक्रम के किस नियम को अस्वीकार करते हुए लिखा है व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? इसका आपका सही आंसर दोस्तों ये जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि कई चीज़ें आपको याद यानी एक तरह से रटने वाली भी आएगी। तो इसका सही आंसर रहने वाला दोस्तों अर्जित गुणों के संक्रमक का नियम, यानी थर्ड ऑप्शन इसका आपका आंसर रहेगा। ये सही आंसर इसका होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मनोविज्ञान के अनुसार वातावरण में
किस मनोविज्ञान के अनुसार वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया। ठीक है ना, ये कथन किसने कहा दोस्तों, ये ध्यान रखिए ना, ये कथन किसने कहा, क्योंकि कथन के क्वेश्चंस भी आपके बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका वुडवर्थ ने ये कथन कहा था। ठीक है ना, कि वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जो व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, वुडवर्थ इसका सही आंसर होगा। वुडवर्थ को याद करने का तरीका ये भी, वुड यानी लकड़ी जो कि जंगल में मिलती है, तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 27, किस अवस्था में अपराधी प्रवृत्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, यानी हाईएस्ट लेवल पर होती है? ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसमें आपराधिक पद जो होती है चीज़ें वो सबसे ज़्यादा लेवल पर होती है दोस्तों? वो किशोरावस्था होती है। ठीक है, जो 18 वर्ष की आयु जो आप सभी निकल चुके हैं उससे। ठीक है ना, वो एक ऐसी अवस्था भी होती है दोस्तों जिसके अंदर आपको ध्यान नहीं होता है कि आप अगर आपको क्रिमिनल बना दिया जाए तो आप क्रिमिनल हो जाएंगे, अगर आपको एक अच्छा इंसान बनाया जाए तो आप अच्छे इंसान के रूप में उभर के आएंगे। ठीक है ना, एक्चुअल में एज ही ऐसी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका, किस अवस्था में बालक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 28, किस अवस्था में बालक बहुधा उन्हीं कार्यों को करता है जिनके किए जाने का कोई उचित कारण नहीं जान पड़ता? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका जो सही आंसर होगा आपका बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक का जो बहुत ही निम्न, यानी कि जो उन्हीं कार्यों को करता है जिनके द्वारा किए जाने के उचित कारण को नहीं जान पड़ता। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आपको, किस अवस्था में मानसिक योग्यता का स्वरूप निश्चित हो जाता है? यानी ऐसी कौन सी अवस्था, आपको एक अवस्था बतानी है, ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें जो मानसिक योग्यता होती है ना उसका स्वरूप पूरी तरह से, मतलब एक तरह से डिस्क्राइब हो चुका होता है, ऐसी कौन सी अवस्था है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका किशोरावस्था। एक ऐसी अवस्था है जब तक किशोरावस्था का आता है आपका जो मानसिक योग्यता की जो एक अवस्था है वो पूरी हो चुकी होती है। ठीक है ना, बालक को दिन, तिथि तथा वर्ष का ज्ञान होता है। ये जो ज्ञान होता है किस वर्ष में होता है? एक्चुअल में दोस्तों 90वें वर्ष में होना शुरू होता है, क्योंकि इस दिन से बालक समझना प्रारंभ कर देता है कि ये वस्तु गोल है और ये चांद जैसी है वगैरह वगैरह, जो वस्तु है उनका नाम देना शुरू कर देता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका, नेक्स्ट दोस्तों आपका बच्चों द्वारा एक दूसरे के प्रति जो एक तरह से मान लीजिए कि इसका पूरा क्वेश्चन दोस्तों आपका पूरा क्वेश्चन एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शंस दिख रहे हैं इसके अंदर, तो कोई नहीं, हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण क्या हो सकता है? यानी आलोचनात्मक अगर चिंतन अगर बालक नहीं सीख रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वो हम डायरेक्ट आंसर बोल देते हैं आपका। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका आपका आंसर होगा कक्षों का उच्च रूप से अन्य में होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना। यानी अगर आलोचनात्मक चिंतन नहीं सीख रहा तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि कक्षा का जो रूप है आपका, जो डिसिप्लिन है वो अनम्य होना, या फिर आप यूँ कह लीजिए उत्तरों का जो मूल्यांकन है वो भी उसी प्रकार से आप करते आ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखी गई समस्याओं में से किसका अध्ययन व्यक्ति अध्ययन पद्धति द्वारा कर सकते हैं? तो आपके इसके ऑप्शन से अधिकांश छात्र रेखागणित में पिछड़े हैं, दूसरा पीटीए बैठक में साधारण उपस्थित बहुत कम दिखाई देती है, एक छात्र रोज कक्षा में सोता है, या चौथा अधिकांश छात्र भोजन बर्बाद करते हैं। तो ऐसे कौन सी समस्याओं में से किसका अध्ययन जो व्यक्ति अध्ययन पद्धति द्वारा कर सकते हैं? ठीक है ना, यानी कि पर्टिकुलर उसी बंदे का आप अगर उसकी हिस्ट्री वगैरह उसका अध्ययन करेंगे, उसकी पर्सनैलिटी का अध्ययन करेंगे तो आप उसके बारे में जाँच पड़ताल कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा कौन सा होगा? एक छात्र जो रोज कक्षा में सोता है, ऐसे छात्र का आपको अध्ययन करना जरूरी होगा। चलिए मेरे मित्रों, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा शिक्षण में एक शिक्षक द्वारा छात्रों के समक्ष एक कार्ड पर वृत्त तथा दूसरे कार्ड पर इलिप्स यानी अंडवृत्त का प्रदर्शन किया जाता है तथा दोनों में छात्रों से अंतर करने के लिए कहा जाता है। शिक्षक द्वारा गेने यानी एम गेने की जो विधियां हैं, तो एम गेने की किस अधिगम प्रक्रिया का सहारा लिया जा रहा है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा इसका आपका अप्रवर्त्य विभेदीकरण अधिगम के जो प्रक्रिया उनके अधिगम की, उस अधिगम का इसके अंदर सहारा लिया जा रहा है दोस्तों। ठीक है ना,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका दोस्तों। चरित्र को निश्चित करने वाला कारक कौन सा नहीं है, यानी पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, विद्यालय वातावरण, आर्थिक वातावरण। तो दोस्तों आपका ये तो आपको ही मालूम होगा, आर्थिक वातावरण, यानी पैसों से आपका कभी भी चरित्र डिसाइड नहीं होता। आपका चरित्र आपके संस्कारों से, आपकी संस्कृति से आपका कैरेक्टर डिसाइड होता है, न कि पैसों से। पैसों से आप केवल अपना खुशहाल जीवन जी सकते हैं, बाकी जितने भी अटैचमेंट, चाहे आपकी इमोशनल हो, फैमिलियर हो, जितने भी अटैचमेंट हो, सारे आपको खुशियाँ सबसे ज़्यादा वहीं से ही मिलेगी। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, फिर वापस इसके अंदर आपका दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलिए हम कोई नहीं 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। कक्ष अधिगम में एक छात्र के अधिगम की स्थिति में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, इसके प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के वक्र का प्रदर्शन किया जाएगा। वो ऑब्वियसली बात है, आप बढ़ते हुए वक्र को ही प्रदर्शित करेंगे, तो बढ़ते हुए वक्र को अगर आप प्रदर्शित करेंगे तो उसका कौन सा होगा दोस्तों, सरल रेखीय वक्र होगा। क्योंकि अगर एक छात्र ऐसा जो अधिगम की स्थिति में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है, वृद्धि करते कंटिन्यूस एक स्ट्रेट लाइन की तरफ वृद्धि कर रहा है, तो उसको प्रदर्शन करने के लिए आप सरल रेखीय वृत्त का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परीक्षण छात्रा की सृजनात्मकता के मापन से संबंधित नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा परीक्षण है जो छात्र के क्रिएटिविटी के मापन से संबंधित नहीं आता, यानी पास्य सृजनात्मक परीक्षण, बांकर मेहंदी परीक्षण, KN शर्मा का अपसारी उत्पादन योग्यता परीक्षण, प्रत्यक्ष प्रश्न विधि परीक्षण। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर यही होगा, प्रत्यक्ष परीक्षण प्रश्न विधि द्वारा। यानी अगर आप उससे सामने से उसके प्रश्न कर रहे हैं तो वो क्रिएटिविटी नहीं दर्शा पाएगा, क्योंकि क्रिएटिविटी फिजिकली हो सकती है या फिर आप किसी न किसी चीज़ के ऊपर आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, किशोर व किशोरियाँ एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। हाँ, एक दूसरे के प्रति जो आपकी अवस्था होती है ना, किशोर अवस्था, इसमें एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता है, तो ये किस कारण से होता है, कौन सी अवस्था में होता है। किशोर अवस्था के प्रथम चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में, मध्य चरण में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपके किशोर अवस्था के मध्य चरण में, यानी 4th इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति की यदि मौखिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाए तो उसमें कौन सी आदतों का विकास हो जाएगा। अगर उसकी मौखिक आवश्यकता यानी बोलने की आवश्यकता, जो उसको बोलना याद करके कोई आंसर बताना, जैसे कि शायद आपने भी बचपन में स्कूलों में किया होगा कि टीचर को देख के क्या है कि अब कई बार जब पिटने की बारी होती है शर्ट उतार लेते हैं, या फिर यूँ मान लीजिए गंदी शर्ट भी होती है तो हम उससे उतार लेते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों जो आपका जो क्वेश्चन था वो मौखिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाए तो उसमें कौन सी आदतों का विकास होगा। तो इसका कौन सी आदतों का विकास होगा दोस्तों, सही इसका आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि नाखून चबाना, अत्यधिक खाना खाना, अत्यधिक खाना, अंगूठा चूसना, ये सभी ऐसे जो मौखिक आवश्यकता अगर पूरी नहीं हो रही तो उनकी आदतों का विकास हो सकता है। उसके बाद है, निम्न में से किस मनोविज्ञान ने शरीर के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया, यानी कि आपके शरीर की बनावट के आधार पर आपकी पर्सनैलिटी का विभाजन किया। तो दोस्तों ऐसे कौन से वैज्ञानिक का नाम है आपका क्रैचमर। कौन सा दोस्तों, क्रैचमर वैज्ञानिक नाम के जो वैज्ञानिक उन्होंने ऐसा किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 14th क्वेश्चन। कुसमायोजन में 2 प्रकार के प्रत्युत्तर निहित होते हैं। ठीक है ना, 2 प्रकार के प्रत्युत्तर निहित होते हैं कुसमायोजन में। कौन कौन से होते हैं, शारीरिक मानसिक, मानसिक व्यवहारिक, व्यवहारिक सामाजिक, शारीरिक सामाजिक। दोस्तों इसका सही आंसर जो रहने वाला आपका वो सही आंसर होगा मानसिक व व्यवहारिक जो होते हैं प्रश्न, उसके अंदर आपके क्या कुसमायोजन में इन 2 तरह के जो प्रत्युत्तर जो निहित होते हैं वो ये होते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है, पिछड़े बालकों के चयन की विधि निम्नांकित में से कौन सी है, यानी पिछड़े बालकों का अगर चयन करें तो उनकी कौन सी विधि होगी। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी विधियाँ होगी, क्योंकि मनोवैज्ञानिक विधि, खेल विधि और निष्पत्ति विधि, सभी विधियों को मिलाकर आप पिछड़े बालक के चयन का जो है उनका रेखांकित कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक कौन सा है, विकलांग बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, सामान्य बालक। दोस्तों ऐसा कौन सा बालक हो सकता है, तो आप भी सोच सकते हैं कि पिछड़ा बालक जो होगा वह कक्षा से भाग जाएगा, और यानी कि भागने का प्रयास करेगा पिछड़ा बालक। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से बुद्धि परीक्षण नहीं है। बुद्धि परीक्षण क्या नहीं है, इनमें से आपका बुद्धि परीक्षण क्या नहीं है, आर्मी बीटा परीक्षण, बिने साइमन परीक्षण, वेल समायोजन परीक्षण, फ्राइड निष्पादन परीक्षण। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा दोस्तों वेल समायोजन परीक्षण, जो हमने भी नहीं पढ़ा है शायद। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका, स्पीयरमैन के अनुसार जीत तत्व है जन्मजात, अर्जित, 1 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका जन्मजात जो है
स्पेयरमैन के जो जो तत्व होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं वो ज़िंदगी भर रहने वाले हैं, ठीक है ना, जन्मजात हो गए होते हैं तो एक तरह से। चलिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का, अभिवृत्ति मापने का कार्य किसने किया। अभिवृत्ति मापने यानी कि जो हमारा एटीट्यूड होता है उसको मापने का कार्य किसने किया दोस्तों। इसका ऑप्शन है आपके थर्स्टन, वुडवर्थ, एडवर्थ, EAPL ने। तो दोस्तों का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका थर्स्टन की जो अभिव्यक्ति मापनी विधि है, जो स्केल है एटीट्यूड मापने की, वो थर्स्टन द्वारा दी गई है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, बालक उसी समय सीखेगा जब वह सीखने हेतु तत्पर हो, अर्थात उसकी परिपक्वता इतनी होगी कि वो उस कौशल अथवा संकल्पना को सीखे। वह प्रत्यय थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों एकदम इसका सही आंसर, मेरा भी बिल्कुल सही माइंड में आ रहा है, तत्परता का नियम जो है वो बालक का यही नियम कहता है कि बालक अगर सीखने के लिए तैयार हैं तो ही उसे सिखाएं। यानी कि एक कहावत यहाँ पर आपकी पूरी तरह से सही बैठती है। आप घोड़े को पानी के पास लेकर जा सकते हैं लेकिन उसे पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर घोड़े के अंदर पानी की पीने की लालसा होगी तो आप उसको वो पानी पीने के लिए लाल से यानी कि यूँ मान लीजिए आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जब तक बालक में सीखने की अगर कोई प्रेरणा नहीं है तो तब तक आप उसे कितना भी कोशिश कर लीजिए नहीं सिखा सकते। आप चाहे किसी बालक को महीने की 1 करोड़ वाली स्कूल फीस में भी डाल दीजिए तो भी वो नहीं सीखने वाला होगा, तो भी नहीं सीखेगा। लेकिन अगर एक बालक में सीखने की बहुत इच्छा है लेकिन अगर वो फ्री में किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो भी वो वहाँ करके दिखा देगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। यानी सभी भाषाओं में जो कुछ सार्वभौमिक जो गुण होते हैं वो जन्मजात होते हैं, ये ऐसा किसने दावा किया दोस्तों। इसका जो दावा था, इसका जो सही आंसर है आपका थर्ड, यानी कि नोम चॉम्स्की जो नाम के जो वैज्ञानिक वो इन्होंने ऐसा किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारे मस्तिष्क का कितना भाग चेतन तथा कितना भाग अचेतन है, यानी कितना जागा हुआ कितना सोया हुआ होता है। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको सबको मालूम है, बिल्कुल सिंपल है, 1/10 9/10। ए जो इसका आंसर है, जो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस अवस्था में बालक न्याय और ईमानदारी के प्रति प्रबल भावनाएं व्यक्त करने लगता है। यानी कि न्याय और ईमानदारी के प्रति प्रबल भावना अपनी व्यक्त करता है, ऐसी कौन सी अवस्था होती है दोस्तों। ऐसी अवस्था होती है बाल्य अवस्था की अवस्था के अंदर ऐसा करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बालक के विचार किस अवस्था में प्रौढ़ों के विचारों से अधिक निकट आ जाते हैं। यानी ऐसी कौन सी अवस्था है जिसके अंदर वो एक बड़ों के तरह सोचने का जो सोचने लगता है, ठीक है ना। ऐसी कौन सी अवस्था है दोस्तों, तो इसके जो होगा आपका 7 से 11 साल की जो अवस्था होती है उसके अंदर प्रौढ़ों की तरह विचार करने लगता है, बड़ों की तरह विचार उसके माइंड में आना लगते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, खेल और कार्य में अंतर समझने की अवस्था कौन सी होती है। यानी कि खेल कौन से होते हैं और कार्य कौन से, इन दोनों में अगर अंतर करना जानता है तो कौन सी अवस्था तक सीख जाता है, वो किशोरावस्था तक ऐसा करना सीख जाता है। फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, बालक के व्यवहार का आधार है। बालक के व्यवहार का क्या आधार है दोस्तों। बालक के व्यवहार का जो आधार है वो है आपका मूल प्रवृत्ति। यानी कि जो बालक अधिकतर वही व्यवहार करता है जो उसकी मूल प्रवृत्ति में है, ठीक है ना। यानी कि आप भी यूँ मान लीजिए कि अगर आप भी कहीं पे अपना बिहेवियर शो कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम वही बिहेवियर शो करेंगे जो आपके ओब्वियसली आपके खून में, आपके जीन के अंदर उपस्थित है। तो दोस्तों आज इस वाले वीडियो के अंदर आज हम इतना ही करेंगे। आपके जो साइकोलॉजी के कई क्वेश्चन देखिए, लगभग हमने 50 क्वेश्चन हमने साइकोलॉजी के देख लिए। दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम वापस ये प्रयास करेंगे 60 क्वेश्चन डिटेल के अंदर एक एक ऑप्शन से डिटेल के साथ लेके आएँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।